अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 ऑटोस्क्लेरोसिस। सबसे पहले जो है एनाटमी बताई गई है कि इट मे बी पर्टिनेंट टू रिव्यू द एनाटमी ऑफ द लैब्रिंथ एंड इंट्रोड्यूस द टर्मिनोलॉजी ऑफन यूज टू डिस्क्राइब इट। ठीक है, वैसे तो हमने पिछले चैप्टर में इसकी एनाटमी देखी, लेकिन दोबारा रिपीट कर लेंगे। यहाँ पे ये फिगर है 13.1, इसको भी देखें। इसमें लैब्रिंथ की पूरी एनाटमी है और टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है ऑटिक लैब्रिंथ। ऑटिक लैब्रिंथ को हम, ये आपको विजिबल होगा, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ भी कहते हैं, जो कि एंडोलिम्फ के साथ फिल हुआ होता है, या इसको हम एंडोलिम्फेटिक लैब्रिंथ भी कह सकते हैं। एंडोलिम्फेटिक लैब्रिंथ, इसमें क्या होता है आपने याद रखना है, इसमें आर्टिकल आ जाता है, कॉक्लिया, सैक्यूल, सेमी सर्कुलर डक्ट्स, एंडोलिम्फेटिक डक्ट एंड सैक, और इसमें फिल क्या हुआ हुआ है, एंडोलिम्फ फिल हुआ हुआ है। ठीक है, ये हो गया ऑटिक लैब्रिंथ। ये स्ट्रक्चर्स हमने पहले जो फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स थे उनमें पूरी एनाटमी देखी हुई है, अब इसको बस क्रॉस सेक्शन करके दिखाया गया है। ठीक है, ऑटिक लैब्रिंथ के बाद नंबर 2 होता है पेरियोटिक लैब्रिंथ, ये पिंक कलर का पेरियोटिक लैब्रिंथ या पेरिलिम्फेटिक लैब्रिंथ, या स्पेस भी कह सकते हैं। अब ये क्या कर रही है, ऑटिक लैब्रिंथ को देखिए सराउंड कर रही है और ये फिल हुई हुई है पेरिलिम्फ के साथ। इसमें जो स्ट्रक्चर्स आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, वेस्टिब्यूल, स्केला टिम्पेनाई, स्केला वेस्टिबुलाई, पेरिलिम्फेटिक स्पेस ऑफ सेमीसर्कुलर कनाल एंड पेरियोटिक डक्ट। ठीक है, और ये जो है हमने कहा एंडोलिम्फेटिक, ये वाली बीच वाली एंडोलिम्फेटिक जो डक्ट है उसको ऑटिक लैब्रिंथ की जो एंडोलिम्फेटिक डक्ट है उसको सराउंड कर रहा है। कौन सराउंड कर रहा है, ये पेरियोटिक लैब्रिंथ सराउंड कर रहा है ऑटिक लैब्रिंथ को, या ऑटिक लैब्रिंथ की एंडोलिम्फेटिक डक्ट को। उसके जो स्ट्रक्चर्स थे वो भी इंपॉर्टेंट है ऑटिक लैब्रिंथ के, आर्टिकल, कॉक्लिया, सैक्यूल, सेमीसर्कुलर डक्ट, एंडोलिम्फेटिक डक्ट एंड सैक। ठीक है, तो इनको याद रखना है अच्छी तरह से। थर्ड हमारे पास होता है स्ट्रक्चर ऑटिक कैप्सूल। अब ऑटिक कैप्सूल जो है ना, ये बोनी लैब्रिंथ होता है। ठीक है, हमने मेम्ब्रेनस एंड बोनी दोनों पढ़े हुए हैं एनाटमी में, तो बोनी लैब्रिंथ है ये ऑटिक कैप्सूल। इसके फर्दर 3 लेयर होती हैं, एक होती है इसकी एंडोस्टियल, देन एंडोकॉन्ड्रल एंड देन पेरिओस्टियल। एंडोस्टियल सबसे मोस्ट इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो इसकी एंडोस्टियल लेयर होती है, यहाँ पे आपको विजिबल होगी। ये जो है ना बोनी लैब्रिंथ को लाइन कर रहा है। ठीक हो गया, एंडोस्टियल लेयर हमारे बोनी लैब्रिंथ को लाइन कर रही है। देन आती है हमारे पास एंडोकॉन्ड्रल लेयर, बीच वाली होगी। एंडोकॉन्ड्रल नाम से पता चल रहा है कि ये किसी कार्टिलेज से डेवलप करेगी। ठीक है, कार्टिलेज से ये एंडोकॉन्ड्रल लेयर डेवलप करेगी और बाद में ये ओसिफाई हो जाएगी बोन के अंदर। अब यही लेयर है जो कि कभी कभार आइलैंड ऑफ कार्टिलेज इसमें अनओसिफाइड रह जाते हैं और बाद में ऑटोस्क्लेरोसिस करवा देते हैं। ठीक है, इसी एंडोकॉन्ड्रल लेयर में कुछ आइलैंड्स कार्टिलेज के पीछे रह जाते हैं, ओसिफाई नहीं हो पाते, अनओसिफाइड रह जाएंगे और ऑटोस्क्लेरोसिस इसी की वजह से होती है। देन थर्ड लेयर होती है पेरीओस्टियम या पेरियोस्टियल लेयर, जो बाहर वाली आउटर मोस्ट, तो ये पूरे बोनी लैब्रिंथ को कवर कर रही है। एंडोस्टियल उसको लाइन कर रही थी और पेरियोस्टियम उसको कवर कर रही है, बीच में एंडोकॉन्ड्रल लेयर। ये हो गया हमारे पास ऑटिक कैप्सूल। अब देखिए, ये जो ऑटिक कैप्सूल है या फिर हम इसको बोनी लैब्रिंथ कह रहे हैं, ये ओसिफाई करता है, आपने याद रखना है, 14th सेंटर से। पहला जो सेंटर है इसका वो कॉक्लिया के रीजन में अपीयर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कब अपीयर करेगा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 16th जो वीक होता है तब इसमें पहला सेंटर अपीयर करेगा। इस कैप्सूल का पहला सेंटर कोक्लिया वाले रीजन में अपीयर करेगा, वहाँ से उसकी ओसिफिकेशन शुरू होगी और आखिरी इसका लास्ट जो सेंटर होता है वो पोस्टीरियर लेटरल पार्ट जो है हमारा पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कनाल का 20th वीक पे अपीयर होगा, वहाँ पे इसकी ओसिफिकेशन ख़त्म होगी। ठीक है, तो टोटल 14 सेंटर्स ऑफ इसके ओसिफिकेशन होते हैं। ठीक हो गया, तो थोड़ी सी एनाटमी हो गई। अब चलते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ, विच इज़ दी ऑटोस्क्लेरोसिस, जिसको हम कहते हैं ऑटोस्पंजियोसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑटोस्क्लेरोसिस मोर एप्टली कॉल्ड ऑटोस्पंजियोसिस एक प्राइमरी डिजीज़ होती है इसी बोनी लैब्रिंथ की, और ये वन ऑफ द मोर, यानी इसमें क्या होता है, वन और मोर फोकाई ऑफ इरेगुलरली लेड स्पंजी बोन replaces the part of normally dense endochondral layer ऑफ द बोनी ऑटिक कैप्सूल। ठीक है, हमारी जो नॉर्मली डेंस होती है ना एंडोकॉन्ड्रल वाली बीच वाली लेयर, मैंने आपको एक्सप्लेन की बोनी ऑटिक कैप्सूल की, उसको इरेगुलरली लेड स्पंजी बोन आके रिप्लेस कर देगी, उसको हम कह रहे हैं ऑटोस्क्लेरोसिस। अच्छा जी, इसके अलावा आपने याद रखना है कि मोस्ट ऑफन ऑटोस्क्लेरोटिक जो फोकस होता है वो इन्वॉल्व करेगा स्टेपीज़ वाले रीजन को।
जिसके नतीजे में ही स्टेपीज़ की फिक्सेशन होती है और कंडक्टिव डेफनेस होती है। सारा हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपने याद रखना स्टेपीज़ को ज़्यादातर ये इन्वॉल्व करती है, ऑटोस्क्लेरोसिस वाला फोकस। हाउएवर ये सर्टेन बाकी जो हमारे एरियाज़ है बोनी लेब्रिंथ के, उनको भी इन्वॉल्व करेगी और न्यूरो सेंसरी हेयरिंग लॉस करवा देगी, या कभी कभार कोई भी सिम्टम नहीं करवाएगी एट ऑल। ठीक है, कैसे हो रही है एटियोलॉजी, क्या है इसकी ऑटोस्क्लेरोसिस की, एग्जैक्ट कॉज इसका अभी तक ऑटोस्क्लेरोसिस का नहीं पता। हाउएवर फॉलोइंग जो फैक्ट्स हैं ये डॉक्यूमेंट हुए हैं। सबसे पहले है एनाटॉमिकल बेसिस। तो हमारा जो बोनी लेब्रिंथ है, हमने देखा कि वो एंडोकॉन्ड्रल बोन का बना हुआ है, और उसको जो है हमने कहा कि इट इज़ एट सब्जेक्ट टू लिटिल चेंज इन द लाइफ, यानी इसमें कोई इतना खास चेंज नहीं आता लाइफ में। एंडोकॉन्ड्रल बोन से बना है ये बोनी लेब्रिंथ, ठीक है। लेकिन कभी कभार इस हार्ड बोन के अंदर, हमने कहा अभी डिस्कस भी किया, इसी हार्ड बोन में कोई ना कोई एरिया होता है कार्टिलेज रेस्ट का, जो कि कुछ नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से एक्टिवेट हो जाएगा और न्यू स्पंजी बोन बना देगा। यानी कार्टिलेज के रेस्ट या आइलैंड्स रह जाते हैं उस हार्ड बोन के अंदर, और वो कार्टिलेज जो है अनओसिफाई रह जाता है और वहाँ पे न्यू स्पंजी बोन बन जाती है। अब एक इस तरह का एरिया है फिस्यूला एंटीफेनेस्ट्रम। फिस्यूला एंटीफेनेस्ट्रम जो बिल्कुल हमारी जो ओवल विंडो है उसी के सामने ही लाई कर रहा होता है, और ये साइट होती है फॉर द प्रीडायलेक्शन ऑफ स्टेपीडियल टाइप ऑफ ओटोस्पंजियोसिस। यानी अगर ये किसी को ना फिस्यूला एंटीफेनेस्ट्रम, तो उसको स्टेपीडियल वाली टाइप की ओटोस्पंजियोसिस या ओटोस्क्लेरोसिस का रिस्क होता है, प्री डायलेक्शन ज़्यादा होती है, चांसेस होते हैं। यहाँ पर देखिए ये ओवल विंडो है, और यहाँ पे बिल्कुल ये लोकेशन है फिस्यूला एंटीफेनेस्ट्रम की लोकेशन है, ब्लू कलर से दिखाया गया है बिल्कुल उसके फ्रंट पे। तो यहाँ पे स्टेपीज़ वाली जो ओटोस्क्लेरोसिस है उसका चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि ये देखिए अनओसिफाइड रह गया है, न्यू स्पंजी बोन यहाँ पे ग्रो हो गई है, उसको हम कह रहे हैं फिस्यूला एंटीफेनेस्ट्रम, क्योंकि ओसिफिकेशन नहीं हुई। तो अब कह रहा है नेक्स्ट के ये पूरा हो गया एनाटॉमिकल बेसिस, ऑटोस्क्लेरोसिस किस तरह होती है। दूसरा हम कहते हैं एनाटॉमिकल के अलावा हेरिडिटी। अब देखिए 50% जो ऑटोस्क्लेरोटिक होते हैं ना, उनको पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है, उनकी फैमिली में भी होता है किसी को, बाकी स्पोरेडिक केसेस होते हैं। तो जेनेटिक स्टडीज़ रिवील करती हैं कि इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस के साथ एंड वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी के साथ, लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होता है ये ऑटोस्क्लेरोसिस। रेस पीस में एक और फैक्टर है। रेस की बात करें तो जो वाइट्स होते हैं, गोरे, वो ज़्यादा ऑटोस्क्लेरोसिस से अफेक्ट होते हैं बनस्पत ब्लैक अमेरिकन्स के, और इसी तरह ये इंडियंस में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन आपने याद रखना चाइनीज़ और जापानीज़ में रेयर है ये ऑटोस्क्लेरोसिस। सेक्स की बात करें तो फीमेल्स जो होती हैं वो ट्वाइस ज़्यादा अफेक्ट होती हैं ऑटोस्क्लेरोसिस से, लेकिन ऑफन मेल्स जो हैं इंडिया में लेकिन जो है मेल्स में इसकी ज़्यादा प्रीडोमिनेंस है, ठीक है। इसी तरह एज ऑफ ऑनसेट की बात करें तो हेयरिंग लॉस इसमें ऑटोस्क्लेरोसिस की वजह से स्टार्ट कब होगा, 20 और 30 साल की उम्र के दरमियान हेयरिंग लॉस स्टार्ट होगा, और 10 से पहले और 40 साल की उम्र के बाद रेयरली ही देखा गया है हेयरिंग लॉस, ठीक है। होगा कब फिर, 20 से 30 के दरमियान। इसके अलावा बाकी भी इफ़ेक्ट्स होते हैं अदर फैक्टर्स के, उसमें आ जाता है हमारे पास हेयरिंग लॉस जो है, जो ऑटोस्क्लेरोसिस की वजह से हो रहा है, वो इनिशिएट हो सकता है या फिर वर्स भी हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से। अब ये भी एक फैक्टर है प्रेगनेंसी। इसी तरह जो है सिमिलरली डेफनेस जो है वो मेनोपॉज के दौरान बढ़ सकती है, बहरापन बढ़ जाएगा ऑटोस्क्लेरोसिस में, या किसी मेजर ऑपरेशन या एक्सीडेंट के बाद जो है डेफनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये भी फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब ये डिजीज़ जो है ना, ये साथ में ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक कंडीशन है, आपने रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी में भी पढ़ी होगी, उसमें उसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है ऑटोस्क्लेरोसिस, ठीक है। ये एसोसिएशन है जिसमें हमने पढ़ा था कि उसमें हिस्ट्री होती है मल्टीपल फ्रैक्चर्स की, ठीक है, पेशेंट को। अब जो ट्रायड ऑफ सिम्टम्स हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, यानी पेशेंट को ट्रायड हो जिसमें उसको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा भी है, ऑटोस्क्लेरोसिस भी है, और उसका स्क्लेरा ब्लू है, उसको हम कहते हैं वैंडर होवे सिंड्रोम। वैंडर होवे सिंड्रोम ये इस ट्रायड को डिनोट करता है, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है ऑटिक कैप्सूल की भी लेशन देखी गई है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में। ये ऑटिक कैप्सूल जो अभी पड़ा आउटर वाला जो बोनी लेब्रिंथ होता है, उसकी भी लेजन्स हमें ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में मिलती हैं, और ये हिस्टोलॉजिकली इंडिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम दोज ऑफ द ऑटोस्क्लेरोसिस, एंड बोथ आर ड्यू टू द जीन्स इनकोडिंग द टाइप 1 कोलेजन। तभी स्क्लेरा भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसमें सिंड्रोम में टाइप 1 कोलेजन में जो है ना जीन जो उसको इनकोड करते हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं इस डिजीज़ में, ठीक हो गया। इसीलिए हमें ऑटोस्क्लेरोसिस की तरह की लेजन मिल रही हैं, और
ऑटिक कैप्सूल बोनी लेबिरिंथ में भी लेशंस मिल रही हैं। ठीक हो गया। देन एक और फैक्टर है वायरल इन्फेक्शन। अब वायरल इन्फेक्शन क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक और इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टडीज़ ने शो किया है आरएनए रिलेटेड टू मीजल्स वायरस। ठीक है, तो ये लाइकली है कि ऑटोस्क्लेरोसिस एक वायरल डिजीज़ है, क्योंकि हमें आरएनए रिवील हुआ है मीजल्स वाला, तो हम कह सकते हैं कि ये वायरल डिजीज़ है जो कि सजेस्ट हुई है फॉर पैगेट्स डिजीज़। ठीक है, पैगेट्स डिजीज़ की वजह से भी ये ऑटोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ये होगी सारी इसकी इटियोलॉजी जो कि अभी तक अननोन है, लेकिन ये डिफरेंट फैक्टर्स एंड कॉजेज़ हम कह सकते हैं कि हैं या एसोसिएशंस है। अब आ जाता है हमारे पास ऑटोस्क्लेरोसिस की टाइप्स। तो ऑटोस्क्लेरोसिस की मेन जो है 3 टाइप्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली होती है स्टेपीडियल ऑटोस्क्लेरोसिस। अब देखिए स्टेपीडियल यानी स्टेपीज़ वाली जो ऑटोस्क्लेरोसिस है वो स्टेपीज़ बोन जो होती है हमारी, ये इसकी फिक्सेशन करवा देगी, और जब ये फिक्सेशन हो जाएगी तो इसकी कंडक्टिव डेफनेस हो जाएगी पेशेंट को, और ये ही मोस्ट कॉमन वेराइटी है। ठीक है, स्टेपीडियल ऑटोस्क्लेरोसिस। अब इसमें क्या होता है कि लीजन जो है वो आपने याद रखना है कि स्टार्ट होगी इन फ्रंट ऑफ द ओवल विंडो एंड इट इज़ कॉल्ड द फिस्यूला एंटीफेनेस्ट्रम। जो मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई, ये फिस्यूला एंटीफेनेस्ट्रम की यहाँ पे बिल्कुल इस ओवल विंडो के फ्रंट पे जो है लेजन स्टार्ट होती है, और यही जो साइट है ना फिस्यूला एंटीफेनेस्ट्रम, यही साइट होती है फॉर प्री डायलेक्शन, यानी यहाँ पे स्टेपीडियल ऑटोस्क्लेरोसिस की ज़्यादा प्री डायलेक्शन होती है, और इसको हम कहते हैं एंटीरियर फोकस। ठीक है, ये एंटीरियर फोकस है क्योंकि उसके बिल्कुल फ्रंट पे है। इसके अलावा लेजन जो है वो ओवल विंडो के पीछे भी पोस्टीरियर भी स्टार्ट हो सकती है, तो हम उसको पोस्टीरियर फोकस कहेंगे, बिहाइंड द ओवल विंडो अगर स्टार्ट हो। अराउंड द मार्जिन ऑफ द स्टेपीज फुट प्लेट, यानी इस फुट प्लेट के मार्जिन के अराउंड भी लेशन हो सकती है, तो हम इसको सर्कमफेरेंशियल कहेंगे। इन द फुट प्लेट बट एन्युलर लिगामेंट बीइंग फ्री, है तो फुट प्लेट के अंदर लेकिन उसमें एन्युलर लिगामेंट फ्री है, तो उसको हम बिस्किट टाइप कहेंगे। देखिए बिल्कुल बिस्किट की तरह है, और कभी कभार ये कम्प्लीटली ओब्लिटरेट कर देगी हमारी ओवल विंडो नाइकी को, जिसको हम ओब्लिटरेटिव टाइप ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस कहेंगे। यहाँ ये फिगर है जिसमें ये डिफरेंट टाइप्स दिखाई गई हैं स्टेपीडियल ऑटोस्क्लेरोसिस की। यहाँ पे ये एंटीरियर फोकस है जिसको हम फेनेस्ट्राई फिस्यूला एंटीफेनेस्ट्रम कह रहे थे, और उसको एंटीरियर फोकस कहेंगे। ये पोस्टीरियर फोकस है सर्कमफेरेंशियली, एंड देन दिस इज़ द बिस्किट टाइप थिक प्लेट जिसको कहेंगे, एंड दिस इज़ द ओब्लिटरेटिव टाइप ऑफ स्टेपीडियल ऑटोस्क्लेरोसिस। ये हो गई स्टेपीडियल। अगली टाइप होती है ऑटोस्क्लेरोसिस की कॉक्लियर ऑटोस्क्लेरोसिस। अब देखिए कॉक्लियर ऑटोस्क्लेरोसिस ना जो राउंड विंडो होती है ना, ये ओवल विंडो था, ये राउंड विंडो वाले रीजन को इन्वॉल्व करेगी, या जो बाकी एरियाज होते हैं हमारे ऑप्टिक कैप्सूल के बोनी लेब्रिंथ के, उनको इन्वॉल्व करेगी, और क्या करवा देगी, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस प्रोबेबली ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ टॉक्सिक मटीरियल इनटू द इनर ईयर फ्लूइड। ठीक है, क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो टॉक्सिक मटीरियल्स जो है हमारे इनर एयर के फ्लूइड में लिबरेट होंगे। ठीक है, तो उन टॉक्सिक मटीरियल्स की वजह से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो रहा है कॉक्लियर ऑटोस्क्लेरोसिस में, जबकि यहाँ पे कंडक्टिव डेफनेस हो रही थी स्टेपीडियल में, क्योंकि बोन कंडक्शन नहीं हो रही, स्टेपीज जो है उसको फिक्सेशन हो गई इस वजह से। थर्ड टाइप होती है हमारे पास हिस्टोलॉजिक ऑटोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, इस टाइप ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस में ये एसिम्प्टोमेटिक ही रहती है, ना ही ये कंडक्टिव करवाएगी ना ही सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, एसिम्प्टोमेटिक, इट इज़ द हिस्टोलॉजिक ऑटोस्क्लेरोसिस। देन आता है हमारे पास अब पैथोलॉजी। तो देखिए ग्रॉसली जो ऑटोस्क्लेरोटिक जो लेशंस होती है ना, ये कैसी हमें नज़र आएंगी ग्रॉसली जब हम देखेंगे, तो ये चौकी वाइट होंगी, ग्रेइश होंगी, या कभी कभार येलो भी होती हैं। यहाँ पर देखिए कोक्लिया की में ऑटोस्क्लेरोसिस हो गई है। ठीक है, और इस फिगर में देखिए स्टेपीज पे हो गई ऑटोस्क्लेरोसिस। कुछ इस तरह का दिखेगा ग्रॉसली ऑटोस्क्लेरोटिक लीजन जो है, चौकी वाइट होगी, आपने याद रखना है, ग्रेश या येलोइश हो सकती है। इसके अलावा आपने याद रखना कभी कभार ना ये रेड कलर की भी हो सकती है, क्योंकि इसमें वास्कुलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, तो रेड भी नज़र आ सकती है। और जिस केस में ऑटोस्क्लेरोटिक फोकस एक्टिव होता है और रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा होता है और ज़्यादा बढ़ेगा, तब हमें वो रेड नज़र आएगी। ठीक हो गया, ग्रॉस हो गया। इसका माइक्रोस्कोपिकली किस तरह होगा, ये जो स्पंजी बोन होती है ना, वो हमें नॉर्मली डेंस एंडोकॉन्ड्रियल लेयर ऑफ द ऑप्टिक कैप्सूल में अपीयर होगी। ऑप्टिक कैप्सूल यानी हमारा यही जो बोनी लेबिरिंथ है, उसकी जो एंडोकॉन्ड्रियल लेयर है, डेंस एंडोकॉन्ड्रियल लेयर, उसके अंदर हमें स्पंजी बोन्स नजर आएंगी। तभी तो उसी स्पंजी बोन से ही तो ये बना है, डेवलप हुई है ऑटोस्क्लेरोसिस की। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम फिगर देखें माइक्रोस्कोपी का, तो उसमें हमें ये विजिबल है। इसके अलावा हमने कहा कि इसमें हमें एंडोकॉन्ड्रियल जो लेयर होती है ऑप्टिक कैप्सूल की, वहाँ पे हमें स्पंजी बोन नज़र आएगी। इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो इमेच्योर वाली एक्टिव लेशंस होंगी ना, उसमें हमें बहुत सी न्यूमरस मैरो और वास्कुलर स्पेसेस देखे नज़र आएंगी, जिनमें प्लेंटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट होंगे।
ठीक है, और अ लॉट ऑफ सीमेंट सब्सटेंस भी होगा जो कि ब्लू स्टेन होगा, ठीक है, ब्लू मेंटल हम उसको कहते हैं, हीमोटॉक्सिलिन नियोसिन स्टेन से वो ब्लू कलर का हमें नज़र आएगा। क्या चीज़? उसमें जो सीमेंट सब्सटेंस है। अब मेच्योर जो फोकाई होंगे, ये हो गई बात इमेच्योर फोकाई। मेच्योर वाले फोकाई में हमें वेस्कुलैरिटी कम नज़र आती है, लेस वेस्कुलैरिटी एंड लेइंग ऑफ मोर बोन एंड मोर ऑफ द फिब्रिलर सब्सटेंस देन द सीमेंट, यानी उसमें फिर बोन ज़्यादा होगी और उसमें फिब्रिलर सब्सटेंस भी ज़्यादा होगा मेच्योर वाले में बनस्पत सीमेंटम के, और वो हमें रेड नज़र आएगा। ठीक है, तो इमेच्योर और मेच्योर का ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इमेच्योर का और मेच्योर का डिफरेंस कि याद रखिएगा कि मेच्योर वाला जो होगा उसमें हमें वेस्कुलैरिटी कम नज़र आती है, लेइंग ऑफ द मोर बोन एंड मोर फिब्रिलरी सब्सटेंस बनस्पत सीमेंटम के, और रेड स्टेन होगी। जबकि इमेच्योर किस तरह होगी? इमेच्योर जो लेशंस होंगी उसमें मैरो और वेस्कुलर स्पेसेस ज़्यादा होंगी, ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट प्लेंटी होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, और लॉट ऑफ सीमेंट सब्सटेंस होगा जो कि ब्लू स्टेन होगा। ठीक हो गया, ये माइक्रोस्कोपी के लिए इसकी पैथोलॉजी हो गई। अब क्या सिम्टम्स होते हैं ऑटोस्क्लेरोसिस के? नंबर 1, पेशेंट को बहुत इंपॉर्टेंट कि हेयरिंग लॉस हो जाता है। सबसे प्रेजेंटिंग सिम्टम ही उसका हेयरिंग लॉस होता है, जो कि उसकी 20 साल की उम्र में ही स्टार्ट हो जाता है। उसको कम सुनाई देना शुरू हो जाता है और उसको हेयरिंग लॉस होता जाएगा, बिल्कुल हेयरिंग लॉस। तो 20s में स्टार्ट हो जाएगा, पेनलेस होता है, प्रोग्रेसिव बढ़ता जाएगा हेयरिंग लॉस इंसीडियस ऑनसेट के साथ। ज़्यादातर बायलेटरल कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस होती है, क्योंकि वो उसकी फिक्सेशन होगी ना स्पेशली स्टेपीज बोन की, तो बायलेटरली लेकिन कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। इसके अलावा नंबर 2, पैराक्यूसिस विलिसाई। पैराक्यूसिस विलिसाई क्या है कि जो ऑटोस्क्लेरोटिक पेशेंट होता है जिसको ऑटोस्क्लेरोसिस हो गई है, उसको ना जो शोर वाली जगहें होती हैं, नॉइजी जगहें, वहाँ पे उसको ज़्यादा अच्छा सुनाई देगा बनस्पत खामोशी वाली सराउंडिंग्स में। नॉइजी प्लेसेस में अच्छा सुनाई देना, इट इज़ द पैराक्यूसिस विलिसाई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि जहाँ पे शोर होगा, नॉइजी जगह होगी, वहाँ पे नॉर्मल पर्सन जो है जो बात कर रहा है वो अपनी आवाज़ ऊंची करके बात करेगा, तो स्टेपीज़ की फिक्सेशन हो गई है और ऑटोस्क्लेरोसिस हो गई है, उस ऑटोस्क्लेरोटिक वाले को ऊंचा सुनाई दे रहा है, क्योंकि आगे वाला ही नॉइजी इन्वायरमेंट में ऊंचा बोलेगा, तभी उसको ऊंचा नॉइजी प्लेसेस में अच्छा सुनाई देता है। इसको कह रहे हैं पैराक्यूसिस विलिसाई। नंबर 3, उसको टिनाइटस होगा। टिनाइटस याद रखिएगा, जो कोक्लियर ऑटोस्क्लेरोसिस मैंने आपको फिगर भी दिखाई, एक्सप्लेन किया, टाइप थी, उसमें ज़्यादातर टिनाइटस होता है और एक्टिव लेशंस में। ठीक है, वर्टाइगो वैसे तो अनकॉमन सिम्टम है। स्पीच की बात करें तो पेशेंट को मोनोटोनस वेल मॉड्यूलेटेड सॉफ्ट स्पीच होगी, यानी एक ही टोन वाली सेम जो है टोन होगी उसकी स्पीच की, उसको हम कहते हैं मोनोटोनस सॉफ्ट स्पीच। ठीक है, बस एक ही मतलब फ्लो में बस बोलेगा, सॉफ्ट सी फ्लो में। ठीक है, तो साइंस की अब हम बात करें तो ऑटोस्क्लेरोटिक पेशेंट्स में हमें जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हम देखेंगे ना, तो हमें क्वाइट नॉर्मल नज़र आएगी, बिल्कुल मोबाइल होगी। कभी कभार हमें रेडिश ह्यू उसमें मिल सकता है, क्योंकि जो प्रोमोन्ट्री होता है उसके ऊपर हमें रेडिश ह्यू नज़र आ सकता है उस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, देख तो हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर है ना, तो वहाँ से हमें प्रोमोन्ट्री रेडिश रेडिश सी नज़र आ सकती है। इसको हम कहते हैं श्वार्ट्ज साइन। शॉर्ट साइन ये एक्टिव फोकस का इंडिकेटिव है, और जैसे जैसे वेस्कुलैरिटी बढ़ेगी वहाँ ऑटोस्क्लेरोटिक फोकस पे, तो हमने कहा ना वेस्कुलैरिटी बढ़ती है तो और ज़्यादा ऑटोस्क्लेरोटिक फोकस बढ़ता है, तो ये रेड साइन, ये शॉर्ट साइन उसी को इंडिकेट कर रहा है कि रेडनेस है वहाँ पे वास्कुलैरिटी ज़्यादा, इट मीन्स इट इज़ दी एक्टिव फोकस। ठीक हो गया। नंबर 2, यूस्टेशन ट्यूब का फंक्शन जब हम चेक करेंगे ऑटोस्क्लेरोसिस में वो नॉर्मल रहेगा। नंबर 3, हम ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें रिनी टेस्ट नेगेटिव मिलता है। रिनी टेस्ट यानी कि बोन कंडक्शन जो है पेशेंट की उसकी ज़्यादा होगी बनस्पत एयर कंडक्शन, बिकॉज ऑटोस्क्लेरोसिस हमने कहा कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस हो रही है, तो एयर कंडक्शन तो नहीं हो रही, तो एयर कंडक्शन कम है, बोन कंडक्शन ज़्यादा है। ठीक है, पहले हम 256 हर्ट्स वाली ट्यूनिंग फॉर्क से करेंगे, फिर हम 512 हर्ट्स, और स्टिल लेटर जब स्टेपीज़ की फिक्सेशन हो कंप्लीट हो तो हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, इसी तरह जब हम वेबर टेस्ट करेंगे तो वो लेटरलाइज हो जाएगा टू द एयर विद ग्रेटर कंडक्टिव लॉस। ठीक है, जिस एयर में कंडक्टिव लॉस ज़्यादा हुआ है वहाँ पे लेटरलाइजेशन हो जाती है वेबर टेस्ट की, क्योंकि वही बात कि वहाँ बोन कंडक्शन ज़्यादा हो रही है तो एयर कंडक्शन से तो वैसे ही नहीं जा रहा, और वेबर होता ही बोन वाला टेस्ट है, तो लेटरलाइजेशन जो है अफेक्टेड साइड पे हो रही है, क्योंकि वहाँ की बोन कंडक्शन बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है, बिकॉज एयर कंडक्शन काम नहीं करी। ठीक है, तो वहाँ पे उस साइड पे लेटरलाइजेशन होगी। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट भी किया जाएगा तो वो नॉर्मल रहेगा, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट जब कोक्लिया की कोक्लियर ऑटोस्क्लेरोसिस हो जाएगी जिसमें सेंसरी न्यूरल लॉस हो जाता है,
तो उसमें एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन डिक्रीज होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा हम साइन में देखेंगे, जब हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री करेंगे तो उसमें हमें एयर कंडक्शन लॉस मिलेगा। ठीक है, लॉस ऑफ एयर कंडक्शन मिलेगा मोर फॉर द लोअर फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी जो लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, कम फ्रीक्वेंसी होती हैं, उनके लिए हमें ज़्यादा एयर कंडक्शन लॉस मिलेगा। यानी एयर कंडक्शन तो मेनली हमने कहा ना कि इम्पेयर हो रही है ओटोस्क्लेरोसिस में। अब जब हम उसको ऑडियोमेट्री पे लो भी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं ना, तो उस पर भी लो फ्रीक्वेंसी भी अगर हम दे रहे हैं तो उस पर भी उसको सही से नहीं सुनाई दे रहा, कम सुनाई दे रहा है। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी पे भी। अच्छा जी, जो हम ओटोस्क्लेरोसिस के साइंस डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री में भी जो है लॉस ऑफ एयर कंडक्शन शो करेगा, जो कि लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए भी होगा। देन कह रहा है कि बोन कंडक्शन जो है पेशेंट की वजह से नॉर्मल ही रहेगी, जिस तरह हमने डिस्कस किया प्रीवियसली, तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। कुछ केसेस में ना बोन कंडक्शन के कर्व में डिप आता है। ठीक है, डिप हमें मिलेगा, तो ये डिफरेंट होता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे, लेकिन 2000 हर्ट्स पे मैक्सिमम होगा, और उसको हम कहते हैं कारहार्ट्स नॉच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से कि कारहार्ट्स नॉच क्या चीज़ है। तो ये एक डिप होता है बोन कंडक्शन का, जो कि मोस्टली 2000 जो फ्रीक्वेंसी है उस पर ये मैक्सिमम होगा, उसको हम कहते हैं कारहार्ट नॉच। ये ओटोस्क्लेरोसिस में हमें मिलता है। ठीक है, 5 डेसिबल होगा 500 हर्ट्स पे। ठीक है, 10 डेसिबल होगा 1000 हर्ट्स पे। इसके अलावा 15 डेसिबल होगा देखिए 2000 हर्ट्स पे, और 4000 हर्ट्स पे दोबारा 5 डेसिबल होगा। ठीक हो गया। तो ये है हमारा कारहार्ट नॉच डिटेल में, और 2000 पे ज़्यादा मैक्सिमम इसमें डिप आता है। कारहार्ट नॉच सक्सेसफुल जब हम स्टेपिडेक्टोमी कर लेंगे उसके बाद ये डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है। मिक्स्ड हियरिंग लॉस की बात करें तो ये ओटोस्क्लेरोसिस में अनकॉमन नहीं है, यानी कॉमन है। इट इज़ नॉट अनकॉमन, इट इज़ कॉमन मिक्स्ड हियरिंग लॉस, एंड देयर इज़ अ लॉस इन द बोन कंडक्शन विद एयर बोन गैप। स्पीच ऑडियोमेट्री जब हम करेंगे तो उसमें हमें नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन रिवील होगी, नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन स्कोर, एक्सेप्ट इन दोज विद द कॉक्लियर इन्वॉल्वमेंट, उनमें नहीं होगी, बाकी में हमें नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन स्कोर मिलेगा। इसके अलावा टिम्पैनोमेट्री जो है ये भी नॉर्मल हो सकता है अर्ली केसेस में, लेकिन बाद में ये भी हमें ऑसिकुलर स्टिफनेस का कर्व शो करेगा टिम्पैनोमेट्री। स्टेपीडियल रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट हो जाएगा जब स्टेपीज फिक्स हो जाएगी। ये डिटेल में हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप बस याद रखिएगा कि जब स्टेपीज फिक्स हो जाएगी, उसकी फिक्सेशन होगी, तो स्टेपीडियल रिफ्लेक्स भी एब्सेंट हो जाएगा। और टिम्पैनोमेट्री पे हमें जब इसको ऑसिकुलर स्टिफनेस होगी तो उसमें भी हमें कर्व शो होगा, वैसे वरना टिम्पैनोमेट्री नॉर्मल होगी। टिम्पैनोमेट्री एक टेस्ट होता है जिसमें मतलब हम हेयरिंग लॉस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डायग्नोस करते हैं, मतलब कैसे हमारा मिडल ईयर वर्क करता है, कि उसको हम एयर ड्रम जिस तरह मूव करेगा, कैसे मूव कर रहा है, उसको मेजर करके हम आइडिया लगाते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है। अब आता है हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस ओटोस्क्लेरोसिस का। तो याद रखिए कि ओटोस्क्लेरोसिस को हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है उन कंडीशन से जिनमें कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस हो रहा है, पार्टिकुलरली जैसे सीरियस ओटाइटिस मीडिया, अडहेसिव ओटाइटिस मीडिया, टिम्पैनोस्क्लेरोसिस, एटिक फिक्सेशन ऑफ द हैंडल ऑफ मैलियस, एटिक में फिक्सेट हो जाए, ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी हो जाए, या फिर कंजेनाइटली स्टेपीज की फिक्सेशन हो। तो ये सारी कंडीशन हमें पता है कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस करवाती हैं, तो इनसे हमें ओटोस्क्लेरोसिस को डिफ्रेंशिएट करना होगा। ट्रीटमेंट क्या है ओटोस्क्लेरोसिस में? मेडिकल ट्रीटमेंट। कोई भी ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है जो कि ओटोस्क्लेरोसिस को क्योर करे। याद रखिएगा सोडियम फ्लोराइड जो है ट्राई किया गया है टू हैस्टन द मेच्योरिटी ऑफ द एक्टिव फोकस। ठीक है, जो ओटोस्क्लेरोसिस का एक्टिव फोकस होता है उसको मैच्योर होने से प्रिवेंट करने के लिए, हैस्टन करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम सोडियम फ्लोराइड जो है ये ट्राई किया गया है, और जो फर्दर कोक्लियर लॉस है उसको भी अरेस्ट करने के लिए, लेकिन कंट्रोवर्सीज एग्जिस्ट करती हैं, और ये ट्रीटमेंट जो है अभी तक जनरली रेकमेंड नहीं किया गया। ठीक है। सर्जरी के लिए अब अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो उसमें इंपॉर्टेंट है बहुत स्टेपिडेक्टोमी एंड स्टेपिडोटोमी, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, स्टेपिडेक्टोमी या स्टेपिडोटोमी। साथ में हमने प्रोस्थेसिस की भी प्लेसमेंट करनी होती है। प्रोस्थेसिस जो जिस तरह हम आर्टिफिशियली जो इम्प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं, वो यही इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ओटोस्क्लेरोटिक स्टेपीज़ है जिसमें ओटोस्क्लेरोसिस होगी उसको हमने रिमूव करना है, और फिर हमने प्रोस्थेसिस इंसर्ट कर देना है इनकस के और ओवल विंडो के दरमियान, जहाँ पे नॉर्मली स्टेपीज़ होती है वहाँ पे प्रोस्थेसिस लगा देना है। तो यहाँ पे जो फिगर है 13.4, इसमें यहाँ पे शोन है बिफोर द रिमूवल ऑफ द स्टेपीज़, एंड देन उसके बाद स्टेपीज़ को रिमूव कर दिया है हमने और टेफ्लॉन पिस्टन के साथ रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, स्टेपीज़ में क्योंकि ओटोस्क्लेरोसिस हो गई थी तो टेफ्लॉन पिस्टन रखा है। तो प्रोस्थेसिस जो है ना, ये टेफ्लॉन पिस्टन का भी हो सकता है, स्टेनलेस स्टील पिस्टन
प्लैटिनम टेफ्लॉन या टाइटेनियम टेफ्लॉन पिस्टन भी हो सकता है। तो ये जो फिगर है इसमें ये स्टेपीज प्रोसेसेस है, ये टेफ्लॉन पिस्टन है, ये प्लैटिनम टेफ्लॉन पिस्टन, टाइटेनियम टेफ्लॉन पिस्टन, ठीक है। ये मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोस्थेसिस। देन कह रहा है इन 90% ऑफ द पेशेंट देयर इज़ गुड इंप्रूवमेंट इन हियरिंग आफ्टर द स्टेपिडेक्टोमी। अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आ जाती है स्टेपिडेक्टोमी के बाद। स्टेपीज को रिमूव कर दिया, प्रोसेस रख दिया, इट इज़ द स्टेपिडेक्टोमी। देन आता है सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स फॉर द स्टेपीज सर्जरी। देखिए हेयरिंग जो थ्रेशोल्ड होता है ना एयर कंडक्शन का, वो 30 डेसिबल होना चाहिए या उससे भी ज़्यादा वर्स अगर हो जाए, यानी उसको 30 डेसिबल से जितना भी नहीं सुनाई दे रहा या उससे भी ज़्यादा वर्स हो गया, तब हमने स्टेपीज़ की सर्जरी के लिए पेशेंट को सिलेक्ट करना होता है। अब ये वो कंडीशन है जिसमें ना पेशेंट सोशली हैंडीकैप्ड फील करना शुरू कर देता है, ठीक है। एवरेज बोन एयर बोन जो गैप होता है वो एटलीस्ट 15 डेसिबल होना चाहिए और उसमें रिनी नेगेटिव हो पेशेंट फॉर 256 एंड 512 हर्ट्स, ठीक है। ये जो ट्यूनिंग फॉक होते हैं उसमें वो 256 एंड 512 में रिनी नेगेटिव होगा। तो ये हो गई पेशेंट की सिलेक्शन फॉर द स्टेपिडेक्टोमी। क्या सर्जरीज़ की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं स्टेपीज सर्जरी में? ओनली हेयरिंग एयर, अगर यही सिर्फ जो है ओनली हेयरिंग एयर है, वाहिद है, तो उसमें सर्जरी के बजाय अगर हम हेयरिंग एड दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह के केसेस में सर्जरी नहीं करेंगे। अगर इसके अलावा अगर साथ में पेशेंट को मेनियर्स डिजीज़ है, ठीक है, ये अगला चैप्टर है, हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर साथ में इसकी एसोसिएशन है, उसकी बात करें तो जब हिस्ट्री होगी वर्टाइगो की, क्लिनिकल पिक्चर होगी मेनियर्स डिजीज़ की, ऑटोस्क्लेरोटिक वाले पेशेंट में, तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो जाए जब हम स्टेपिडेक्टोमी कर दें। जब ये सर्जरी कर दें तो उसके बाद उसको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशन है मेनियर डिजीज़ वालों में नहीं करनी। देन आता है यंग चिल्ड्रन। देखिए रिकरेंट जिनको यूस्टेशन ट्यूब का डिस्फंक्शन होता है, हमने पढ़ा है बच्चों को ज़्यादा होता है, तो उससे प्रोस्थेसिस डिस्प्लेस हो सकती है और अक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। आल्सो ओटोस्क्लेरोटिक जो फोकस है वो बच्चों में फास्टर ग्रो करता है, जिसके नतीजे में ओवल विंडो दोबारा से क्लोज हो सकती है, रीक्लोजर हो सकता है। हमने सर्जरी कर ली लेकिन दोबारा रीक्लोजर हो जाएगा ड्यू टू द ओवर ग्रोथ ऑफ द ओटोस्क्लेरोटिक फोकस विच इज़ फास्टर इन चिल्ड्रन। तो इसलिए हमने यंग चिल्ड्रंस में नहीं करनी सर्जरी। अब आता है प्रोफेशनल एथलीट्स। प्रोफेशनल एथलीट्स, हाई कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स होते हैं, डाइवर्स, फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवलर्स जो होते हैं, तो उनमें भी हम नहीं करने कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्योंकि स्टेपीज़ की सर्जरी में रिस्क होता है पोस्ट ऑपरेटिव वर्टाइगो का। ऑपरेशन के बाद वर्टाइगो या डिजीनेस हो सकती है, तो इसीलिए उनके प्रोफेशन के साथ इंटरफेयर कर सकता है, तो हमने इनमें नहीं करनी। या फ्रीक्वेंट एयर प्रेशर चेंजेस जो फ्लाइट के दौरान होते हैं, हमें पता है एयर प्रेशर चेंज होता है, तो उससे उनका हेयरिंग जो है डैमेज हो सकती है और उनको सीवियर किस्म का वर्टाइगो हो सकता है। सो वी हैव टू अवॉइड द सर्जरी इन दीज सच पीपल, ठीक है। और इसके अलावा कह रहे हैं दोज हु वर्क इन द नॉइजी सराउंडिंग, जो नॉइजी सराउंडिंग में काम करते हैं आफ्टर स्टेपिडेक्टोमी सर्जरी के बाद, वो ज़्यादा वल्नरेबल होंगे कि उनको सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो जाए, क्योंकि नॉइज ट्रॉमा की वजह से, क्योंकि जो स्टेपीडियल टेंडन है वो कट हो गया है और प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है स्टेपीज का वो लॉस हो गया है। स्टेपीडियस मसल का, उसका टेंडन कट हुआ है ना सर्जरी के दौरान, और उसका मसल, उसका स्टेपीडियस का फंक्शन भी लॉस्ट हो गया है, तो उनको नॉइज़ वाली जगह पे और ज़्यादा ट्रॉमा होगा, इम्पिडेंस मैचिंग नहीं होगी, तो उनका सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस ज़्यादा होगा। तो उनमें नॉइजी सराउंडिंग में जो काम करते हैं उनमें नहीं करनी। इसके अलावा ओटाइटिस एक्सटर्ना वाले पेशेंट्स में, या जिनको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन है, जिनको एक्सोस्टोसिस है, बोन की ग्रोथ हो जाती है एक्सटर्नल ऑटरी कनाल में, एक्सोस्टोसिस कहते हैं उसको, ये भी इसमें रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। स्टेपिडेक्टोमी वाली जो सर्जरी है ये सिर्फ हम करते हैं तब करेंगे जब इन सारी कंडीशंस के लिए पेशेंट को ट्रीट कर लिया है, तो उसके बाद, ठीक है, उसके बाद करेंगे। सिमिलरली स्टेपिडेक्टोमी जो है वो अवॉइड की जाती है प्रेगनेंसी के दौरान भी। अब ऑपरेशन जो है वो प्रेफरेबली लोकल एनेस्थीसिया देके किया जाता है स्टेपिडेक्टोमी का। क्या है स्टेप्स, क्या है स्टेपिडेक्टोमी में? सबसे पहले किया जाता है मीटल इंसिजन। अच्छा जी, तो स्टेपिडेक्टोमी के स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले यहाँ पे तो आप देखिए वीडियो में कि ओटोस्क्लेरोसिस हो गई है, अब इसको जो है हमने रिप्लेस कर देना है और प्रोस्थेसिस लगा देना है, तो ये बिल्कुल स्टेपीज की तरह ही वर्क करेगा, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि ना, सबसे पहले यहाँ पे जो मीटस है यहाँ पे मीटल इंसिजन देंगे हम, और टिम्पेनोमीटल जो फ्लैप है उसको ये एलिवेट करेंगे, ठीक है।
इस फ्लैप को एलिवेट करेंगे, स्टेपीज़ का जो एरिया है उसको हम एक्सपोज करेंगे और ये हमें रिक्वायर करेगा रिमूवल ऑफ द पोस्टीरियर सुपीरियर बोनी ओवरहैंग ऑफ द कनाल। जो पोस्टीरियर सुपीरियर बोनी ओवरहैंग है कनाल की, उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। अब ये स्टेपीज़ का सुपर स्ट्रक्चर निकाल दिया, रिमूव किया और एक होल बना देंगे स्टेपीज़ फुट प्लेट पे। ठीक है, देखें फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज है, इसमें एक होल बना देंगे। स्टेपिडोटोमी इसको कहते हैं, स्टेपिडोटोमी। या फिर हमने फुट प्लेट का थोड़ा पार्ट निकाल देना है, उसको हम कह रहे हैं स्टेपिडेक्टोमी। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे प्रोस्थेसिस रख दी और रीपोजिशनिंग कर दी इस मीटल फ्लैप की। ठीक हो गया। ये सारे स्टेप्स थे स्टेपिडेक्टोमी के। नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे इस सर्जरी की, स्टेपिडेक्टोमी की। जो हमने टिम्पेनोमीटल फ्लैप को टीयर किया, वो जो उसका टीयर और बाद में परफोरेशन भी हो सकती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की। ठीक है, ये इसमें कॉम्प्लिकेशन है, या टिम्पेनोमीटल फ्लैप का टीयर हो सकता है। इसके अलावा जो हमारी कॉर्डा टिम्पेनी है, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बिल्कुल सामने से पास करती है, फेशियल नर्व की ब्रांच है, चेस्ट फाइबर्स कैरी करती है, उसको इंजरी हो सकती है, पार्टिकुलरली इफ़ द ऑपोजिट कॉर्डा वॉज अर्लियर इंजर्ड। ठीक है, अगर वो इंजर हो जाती है ऑपोजिट। देन इनकस की डिसलोकेशन भी हो सकती है स्टेपिडेक्टोमी के दौरान। आपने सर्जरी देखी, इनकस भी उसमें क्लोज रिलेशन है, तो वो डिसलोकेट हो सकता है। फेशियल नर्व की इंजरी हो सकती है, मिडल ईयर में होता है फेशियल नर्व, वहीं पे मिडल ईयर में हो रही है ना सर्जरी। तो इसके अलावा वर्टागो हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि इस पे जो हमारा है ना अर्ली क्या होगा कि पोस्ट ऑपरेटिव जो ऑपरेशन के बाद वाला पीरियड होता है, उसमें इंट्रा ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के दौरान कोई ट्रॉमा हो जाए, या सीरस लेबिरिथाइटिस जो कॉम्प्लिकेशन हमने पढ़ी प्रीवियस चैप्टर में, वो कंडीशन हो जाए डेवलप, या लॉन्ग प्रोस्थेसिस है अगर हमारा जो हम लगा रहे हैं स्टेपिस की जगह पे वो लॉन्ग है प्रोस्थेसिस, तो उसमें वर्टाइगो इन वजूहात की वजह से होगा अर्ली स्टेज पे। लेकिन लेट वर्टाइगो क्यों होता है? पेरिलिम्फ फिस्टुला फॉर्मेशन की वजह से, या बिनाइन पैरोसिज्मल पोजिशनल वर्टाइगो डेवलप हो सकता है पेशेंट को। जब पोजीशन चेंज होती है तो उसको वर्टाइगो होगा। ठीक है, तो लेट कॉम्प्लिकेशन वर्टाइगो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेपिडेक्टोमी में। देन नंबर 6 पेरिलिम्फ फिस्टुला और ग्रेन्युलोमा, वही बात कर रहा है, डेवलप हो सकते हैं। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, देखिए सर्जरी हमने की है, हुआ ही कंडक्टिव हियरिंग लॉस था, लेकिन स्टेपिडेक्टोमी उसी के लिए की, लेकिन उसके बाद उसकी भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। क्यों? क्योंकि या तो प्रोस्थेसिस जो लगाया है वो शॉर्ट है, तो वो कंडक्शन नहीं कर पा रहा, या लूज़ है प्रोस्थेसिस, या प्रोस्थेसिस डिस्प्लेस हो गया है, या उसने इनकस को इरोड कर दिया, जो लेट कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक है, तो उससे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। ये सारी हो गई इसकी कॉम्प्लिकेशंस, अभी और रहती हैं। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। ये क्यों होगा सेंसरी न्यूरल? ऑपरेशन के दौरान ही कोई इंट्रा ऑपरेटिव ट्रॉमा हुआ है, या लेबिरिथाइटिस उसकी इन्फ्लामेशन हुई है, पेरिलिम्फ फिस्टुला या ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, फिस्टुला बन गया जिसकी वजह से सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। डेड ईयर भी हो सकता है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। डेड ईयर क्या होता है, जिसको हम SSD भी कहते हैं, सिंगल साइडेड डेफनेस इसको कहते हैं। ये इसमें क्या होता है कि ना कंडीशन है जिसमें पर्सन की टोटली हेयरिंग जो है ना एक साइड पे वन ईयर में टोटली हेयरिंग लॉस हो जाए, उसको कहते हैं डेड ईयर। ठीक है, बिल्कुल हेयरिंग लॉस। अब कह रहा है 2% जो पेशेंट होते हैं ना जिनको ये ऑपरेशन जिनमें हो रहा होता है स्टेपिडेक्टोमी, वो सफ़र करते हैं सेंसरी न्यूरल लॉस। ठीक है, साथ में उनको सेंसरी न्यूरल लॉस भी हो सकता है 2% पेशेंट्स में। हुआ तो इसमें कंडक्टिव था ना मेनली। अब स्लोली प्रोग्रेसिव हाई फ्रीक्वेंसी लॉस देखा गया है लॉन्ग टर्म फॉलोअप में, यानी अब पहले तो लो फ्रीक्वेंसी पे भी उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस था, नहीं सुनाई दे रहा था। अब हाई फ्रीक्वेंसी जब हम उनको सुनवाएंगे तो वो भी उसको लॉन्ग टर्म फॉलोअप के बाद जो है उसको हाई फ्रीक्वेंसी भी नहीं सुनाई देगी। ठीक है, तो मतलब हियरिंग लॉस प्रोग्रेस करता जा रहा है। 1 in 200 पेशेंट में गेट टोटली डेड ईयर। ठीक है, टोटली कम्प्लीटली डेफनेस जो है उसको डेड ईयर कह रहे हैं। वो 1 in 200 पेशेंट्स को हो सकता है, इस सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन है। स्टेपीज़ की मोबिलाइजेशन जो है वो आजकल नो लॉन्गर डन इन दीज डेज एज इट गिव्स टेम्प्रेरी रिजल्ट। ठीक है, इसकी मोबिलाइजेशन से क्योंकि टेम्प्रेरी रिजल्ट्स मिलते हैं इसलिए वो नहीं की जाती। रीफिक्सेशन आजकल ज़्यादा कॉमन है, उसको रीफिक्सेट करना होता है। लैम्पर्ट्स फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्पर्ट्स फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन, लेकिन ये भी आजकल जो है नहीं किया जा रहा, आउटडेटेड है। इसके लिए अल्टरनेटिव एक विंडो क्रिएट की जाती है। हमारा जो लेटरल सेमी सर्कुलर कनाल है, 3 होते हैं ना, लेटरल वाले में हमने एक विंडो क्रिएट करनी होती है ताकि वो ओब्लिटरेटेड जो ओवल विंडो है जहाँ पे ऑटोस्क्लेरोसिस हो गई है उसकी जगह पे ये विंडो की तरह एक्ट करे, क्योंकि वो ओब्लिटरेट हो गई है ओवल विंडो, तो लेटरल सेमी सर्कुलर में बनाएंगे अल्टरनेटिव विंडो। ठीक है, तो इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये पोस्ट ऑपरेटिव मैस्टोइड कैविटी, और दूसरा कि इनहेरेंट हियरिंग लॉस हो जाता है 25 डेसिबल जितना, जो कि फिर बाद में करेक्ट भी नहीं किया जा सकता। वो इसका
जो है डिसएडवांटेज जो हमने अल्टरनेटिव विंडो बनाई है। वैसे लैम्पर्ट अब नहीं करते फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन, उसकी बजाय हम अल्टरनेटिव विंडो बनाते हैं, लेकिन उसके ये 2 डिसएडवांटेजेस हैं, पोस्ट ऑपरेटिव मैस्टोइड कैविटी एंड 25 डेसिबल जितना इनहेरेंट हियरिंग लॉस। लास्ट में है हियरिंग एड। अब वो पेशेंट्स जो कि सर्जरी नहीं करना चाहते, रिफ्यूज़ करते हैं या अनफिट होते हैं सर्जरी के लिए, तो उनके लिए हम हेयरिंग एड देते हैं। ऑटोस्क्लेरोसिस का ट्रीटमेंट है, ठीक है, हेयरिंग एड दिए जाएंगे और ये भी इफ़ेक्टिव है अल्टरनेटिवली। ठीक हो गया, दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हुआ, विच वॉज ऑटोस्क्लेरोसिस या ऑटोस्पंजियोसिस। अब नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम चैप्टर 14 फेशियल नर्व एंड इट्स डिसऑर्डर्स स्टार्ट करेंगे।